हेलो फ्रेंड्स, 50 स्पेशल जीके जीएस करंट अफेयर्स के इस 50 क्वेश्चन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज जो है जीके जीएस और करंट अफेयर से हम आपको जोड़ देने का प्रयास करते हैं, और ये 50 क्वेश्चन में ही सभी क्वेश्चन को एक रेशियो में अकॉर्डिंग से आपको क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको आगामी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सके, उसकी भी तैयारी हो सके। और साथ ही साथ ध्यान ये भी रखा जाता है इसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए और ट्रेंडिंग क्वेश्चन को डालना, ये 50 क्वेश्चन के सीरीज का खासियत है और आगामी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे तो बीपीएससी पीटी एग्जाम हो, बिहार एसएससी मेंस का एग्जाम हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सिविल कोर्ट, शिक्षक भर्ती, एसएससी का कोई एग्जाम्स हो, रेलवे का एग्जाम हो, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये 50 क्वेश्चन का सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसका पीडीएफ लेना नहीं भूलिएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है, विदाउट सोल्यूशन किया हुआ, सोल्यूशन किया हुआ, दोनों प्रकार का पीडीएफ। तो वहां पीडीएफ जरूर लीजिएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, केवल आपको आज और कल सोचने से नहीं रिजल्ट होगा। रिजल्ट अगर लेना है तो रिवीजन हर दिन चाहिए, रिवीजन सेट प्रैक्टिस का पूरा चाहिए, रिवीजन एक निश्चित रेशियो में चाहिए, हर सब्जेक्ट का रिवीजन चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये सेट प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन का जो है आपको आगामी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल जरूर होगा। अगर फ्रेंड्स इस यूट्यूब पर आप नए अभी तक है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक श्रृंखला चलाया जा रहा है जो आगामी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर यदि जो ऐसा लगता है कि वीडियो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है क्वेश्चन, तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत खूब मेहनत से आपके लिए ये वीडियो क्वेश्चन को खोज कर और आपके लिए हम तैयार करते हैं, ताकि आपका एग्जाम बेहतर हो सके, आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। इसके लिए हम निश्चित तौर पर आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप खुद के लिए भी कुछ मेहनत कर लीजिए टाइम निकाल के, निश्चित तौर पर सफलता आपके सामने होगा। आज का पहला क्वेश्चन 123 नंबर सेट का देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बिहार में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट कहां स्थित है? बिहार में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट पटना में स्थित है। अब इसको जरा विस्तारित रूप से समझिएगा तो बिपाड इसे कहा जाता है, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जो पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित है। बिपाड का पूरा रूप होता है बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर? हिंदी में इसी को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है। अब यह संस्थान जो है वो प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान जो कि 2002 में बना था। इसके परिसर में ग्रामीण विकास विभाग ने सितंबर 2004 में ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की, जिसे प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के महानिदेशक के नियंत्रणाधीन रखा गया था। बाद में इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर 21 नवंबर 2005 को, यानी कि प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान और ग्रामीण विकास संस्थान, इन दोनों संस्थानों को मिलाकर एक नया संस्थान बनाया गया, जिसका नाम बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जिसे बीपाड कहा गया, यानी बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट कहा गया। और ध्यान देंगे, यह सोसाइटी के रूप में 1 अप्रैल 2006 से काम करना शुरू कर दिया। क्लियर? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के सीरीज में, श्रृंखला में, हम आपको हर एक सब्जेक्ट से, कोई भी सब्जेक्ट जीके जीएस में मिस नहीं करेगा, हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन को डालने का पूरा प्रयास किया और उसका सोल्यूशन भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेस्ट से बेस्ट डालने का प्रयास किया है, और विदाउट एरर का हमने डालने का कोशिश किया, यानी आपको एररलेस डिस्कशन भी मिलेगा, आंसर भी एररलेस मिलेगा। और रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन के ठीक बगल में आपका एनालिसिस भी होगा, तो आपको रिवीजन करने के लिए काफी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है। तो आप इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा खुद के लिए मेहनत करके। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई थी? अखिल भारतीय किसान महासभा का आयोजन जो हुआ था वो लखनऊ में आयोजित किया गया था। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय किसान महासभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश में 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया था। साथ ही इसके प्रथम महासचिव आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता एन.जी. रंगा को नियुक्त किया गया था। तो ध्यान देंगे दोनों बात, 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान महासभा का पहला अधिवेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश में होता है, और इसकी अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसके पहले महासचिव जो थे वो एन.जी. रंगा, जो आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता थे। नेक्स्ट पॉइंट है, किसान सभा आंदोलन। किसान सभा आंदोलन बिहार में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, कई बार बिहार के बारे में भी पूछ देता है। तो किसान सभा आंदोलन बिहार में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू हुआ था 1929 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1929 ईस्वी में। कब? सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा आंदोलन के समय। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए,
जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो ऐसे में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अपना पद संभाल लेते हैं राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो ऐसे स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद कौन आसीन होगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे, सीजेआई जो होंगे, वही मुख्य न्यायाधीश या वही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको किस प्रावधान के तहत शामिल किया गया और किस अनुच्छेद में? तो ध्यान देंगे, यह प्रावधान भारत का राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 ईस्वी में अनुच्छेद 70 के तहत प्रदान किया गया है। इस नियम के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल सकते हैं। क्लियर? ये कहा गया है उत्तराधिकारी, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 ईस्वी में अनुच्छेद 70 के तहत। क्लियर? जब आवश्यकता पड़ी कार्यवाहक राष्ट्रपति का, जब आवश्यकता पड़ा कार्यवाहक राष्ट्रपति का, और एम हिदायतुल्लाह जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं थे उस समय अपनी भूमिका निभाई। ध्यान देंगे, अभी तक भारत में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल संभाल चुके हैं, कार्य संभाल चुके हैं। एक है मुख्य न्यायाधीश तथा 2 उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभा चुके हैं। बी गिरी ये उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे 3 मई 1969 ईस्वी से लेकर 20 जुलाई 1969 ईस्वी के बीच। दूसरे थे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 ईस्वी से लेकर 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक। तीसरे थे बी जत्ती 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य हाल ही में भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बन गया है, MFI मार्केट बन गया है? तो ध्यान दीजिएगा, बिहार। हमारा बिहार जो है वो हाल ही में हुए सर्वेक्षण के दौरान सबसे बड़ा MFI जो है वाला बाजार बन गया है, मनी फ्लो इंडेक्स वाला बाजार बिहार बन गया है। अब MFI यानी मनी फ्लो इंडेक्स क्या होता है? तो यह एक गति संकेतक होता है जो एक निर्दिष्ट अवधि में किसी सुरक्षा में धन के प्रवाह को मापने का काम करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक बिहार तमिलनाडु को पछाकर भारत में सबसे अधिक माइक्रो लैंडिंग वाला राज्य बन गया है, यानी MFI वाला राज्य बन गया है। ध्यान दीजिएगा, मार्च 2023 तक बिहार की माइक्रो फाइनेंस MFI उधार राशि 48,900 करोड़ रुपए थी जो कुल पोर्टफोलियो का 14.5% था, जबकि तमिलनाडु की MFI की उधारी जो है वो 46,300 करोड़ रुपए थी रही जो कुल बकाया का 13.7% था। क्लियर? तो तमिलनाडु से आगे बिहार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जदोपटिया चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है? जदोपटिया चित्रकला का संबंध जो है वो संथाल जनजाति से। ध्यान देंगे, संथाल जनजाति और भूमिज जनजाति, ये दोनों जनजाति से जादोपटिया चित्रकला का संबंध है। जादोपटिया चित्रकला जो है वो एक लोक चित्रकला है जो संथाल और भूमिज जनजाति के समाज के इतिहास और दर्शन को पूर्णतः अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है। ध्यान दीजिएगा, यह चित्रकला पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बाकुंडा, हुगली, बर्धमान और मिदनापुर जिलों, इसके अलावा झारखंड और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोकप्रिय हुआ करती थी। पहले इस चित्रकला को प्रदर्शित करने वाले को जादू पटुआ या जादू पट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसके द्वारा बनाया गया था? तो इत्माद-उद-दौला का मकबरा उनकी पुत्री नूरजहां और जहांगीर की बेगम नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। ध्यान दीजिएगा, इत्माद-उद-दौला जो है वो मिर्जा गयास बेग को जहांगीर के द्वारा दिया गया उपाधि था, अतः इनके मकबरा जो बनाया गया उसे इत्माद-उद-दौला के मकबरा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण आगरा में यमुना नदी के तट पर मिर्जा गयास बेग की पुत्री जो इत्माद-उद-दौला था, जिसे इत्माद-उद-दौला की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी, तो मिर्जा गयास बेग की पुत्री जहांगीर की बेगम नूरजहां, जिसका मूल नाम मेहरुनिशा था, और नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिशा था, 1626 ईस्वी से लेकर 1628 ईस्वी में इत्माद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यह मकबरा जो है वो मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्णतः बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित किया गया है। इसमें सर्वप्रथम पितृदुरा तकनीक, अब पितृदुरा तकनीक क्या होता था? तो पत्थर पर जवाहरात जड़ने का एक काम होता था जो दीवारों पर, उस मकबरा के दीवारों पर जड़ा गया है। अपनी खूबसूरती के कारण यह मकबरा जो है वो आभूषण बक्शा के नाम से और बेबी के ताज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 ईस्वी में 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी।
सीमा सुरक्षा बल भारत का प्रमुख अर्धसैनिक बल होता है। यह विश्व का प्रथम और विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। इसका आदर्श वाक्य जो है वो जीवन पर्यंत कर्तव्य है। 1 दिसंबर 2022 को 58वां सीमा सुरक्षा बल दिवस मनाया गया। इसके प्रथम महानिदेशक श्री के.एस. रुस्तम जी थे, जबकि इसके वर्तमान महानिदेशक नितिन अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी कॉटन इसमें से नहीं है कौन? ऑप्शन है, एक जीएम पौधा है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा है, जीएम पौधा है, बिल्कुल सही है, ये तो बीटी कॉटन है। दूसरा है कीट प्रतिरोधी, बिल्कुल सही है, इसीलिए तो बीटी कॉटन को बनाया गया है। क्लियर? बेसिलस थुरिंजिएसिस नामक इसमें जीवाणु का इस्तेमाल किया गया है, जो ये कीट रोधी या प्रतिरोधी का काम करता है। रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है अन्य पौधे की तुलना में। एक बैक्टीरियल जीन अभिव्यक्ति तंत्र होता है, बिल्कुल सही है, ये बैक्टीरियल जीन इसमें डाला जाता है। बेसिलस थुरिंजिएसिस बैक्टीरिया का एक जीन इसमें डाल दिया जाता है, जिसके कारण से रोगों से लड़ने का क्षमता जेनेटिकल मॉडिफायर पादप के रूप में ये जाना जाता है। सभी ऑप्शन 4 है, सभी पेस्टिसाइड्स के लिए प्रतिरोधी, सभी पेस्टिसाइड्स के लिए ये प्रतिरोधी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही आपका बीटी कॉटन के बारे में सही नहीं होगा। सभी पेस्टिसाइड के लिए नहीं, पेस्टिसाइड मतलब कीटाणुनाशक। तो बीटी कॉटन के बारे में सभी पेस्टिसाइड्स के लिए प्रतिरोधी ये नहीं होता है। बीटी कपास आनुवांशिक रूप से, कपास के लिए, कपास पौधे के लिए, कपास आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास होता है, जिसमें बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक बैक्टीरिया का क्राई नामक जीन इसमें डाल दिया जाता है। और यह जीन के डालने के उपरांत पौधा स्वयं कीटनाशक प्रभाव उत्पन्न करने लग जाता है और पौधे पर कीटनाशक दवाइयां छिड़कने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर? यह बैक्टीरिया भूमिगत होता है, जो डेल्टी एंडोटॉक्सिन नामक क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कि कीटाणुओं को नष्ट करने का यह प्रोटीन काम करता है। बीटी कपास 3 परिवर्तन किस्म इसके पाए जाते हैं। एक मेक 12 होता है, मेक 162 होता है और मेक 184 होता है। बीटी कॉटन के व्यावसायिक उत्पादन की मंजूरी सर्वप्रथम यूएसए ने 1995 ईस्वी में दी, जबकि भारत सरकार ने 2002 में बीटी कॉटन को मंजूरी दी थी। भारत में बीटी कॉटन का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना तथा हरियाणा। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, दूसरे स्थान गुजरात, तीसरे स्थान तेलंगाना, चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश में होता है, हरियाणा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 64 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और राज्यसभा के सभापति का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा, ध्यान देंगे, राज्यसभा के जो उप सभापति होते हैं वो उसी सदन में से सदस्यों में से एक को चुन लिया जाता है। तो उप सभापति को राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी होता है, और अगर ऐसा नहीं है कि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है और उप सभापति बन गया है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होता है। क्लियर? उपराष्ट्रपति की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उस सभा की अध्यक्षता के साथ साथ निर्णायक मत देने का यह अधिकारी होता है। राज्यसभा के गठन की चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है, और पहली बार राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी राज्यसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर निगम एकल उपयोग प्लास्टिक के रिसाइकलिंग के लिए EPR एक्सीडेंटल प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है? वो है मध्य प्रदेश का इंदौर नगर निगम। इंदौर नगर निगम प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करने के बाद उनका रिसाइकलिंग कर एक्सीडेंटेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, जिसे कहा जाता है EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। प्लास्टिक की रिसाइकलिंग में IMC को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के EPR पोर्टल पर 8,100 रुपए का क्रेडिट मिला है। IMC यानी इंदौर नगर निगम जो है, IMC का पूरा रूप इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। शब्द किए गए प्लास्टिक के रिसाइकलिंग के लिए EPR यानी एक्सीडेंटेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल पर क्रेडिट अर्जित करने वाला देश का पहला पंजीकृत शहरी निकाय बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के द्वारा आच्छादित होता है? तो पश्चिमी घाट है, ओडिशा है, हिमालय का तराई क्षेत्र है, सभी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से
सभी आंसर आपका हो जाएगा जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती द्वारा आच्छादित प्रदेश है। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो भारत में तो पाए जाते हैं, इसे मानसूनी प्रकार के जंगल के रूप में भी जाना जाता है। ये पर्णपाती वन हिमालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड के पास इलाके के निचली ढलान पर पाए जाते हैं। इस वन की विशेषता यह है कि 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर की बारिश उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी वन में होती है। और यहाँ की वृक्ष जो होती है वो देवदार, ब्लूडम, प्लास, साल, सैंडलवुड, इबोनी, अर्जुन, खैर और बांस के जंगल पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन भी भारत में पाया जाता है। इसका विस्तार मुख्य रूप से भारत के दक्कन के पठार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी भारत में पाए जाते हैं, जिसका विस्तार जो है वो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, पश्चिमी घाट, हिमालय का तराई क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा मेघालय के पहाड़ी इलाका गारो, खैसी, जयंतिया होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित होता है? पीडीएफ आप जरूर ले लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको वहां सॉल्यूशन किया हुआ मिल जाता है, पीडीएफ आंसर भी आपका मिल जाता है। तो और इसे शेयर भी वीडियो को जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके द्वारा किया गया प्यार, आपके द्वारा दिया गया स्नेह ही हमें आगे बढ़ाएगा और हम आपके लिए अच्छी कंटेंट तैयार करने का पूरा प्रयास करेंगे। यही कंटेंट जो होता है बड़ा मेहनत से आपके लिए तैयार करते हैं, पूरा दिन भी भर लग जाता है मेहनत से तैयार किया हुआ ये कंटेंट और आपके लिए सॉल्यूशन। आप लाइक जरूर कीजिएगा, इसे बढ़ावा दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है कपिल धारा जलप्रपात, सहस्त्र धारा जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात और चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात नहीं है। चचाई जलप्रपात जो है वो बीहड़ नदी के तट पर स्थित है। चचाई जलप्रपात का संबंध किस नदी से? बीहड़ नदी से है। बीहड़ नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये तमसा नदी की सहायक नदी है। इसी बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात पाया जाता है। यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 130 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर। अब ध्यान देंगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश के अनूपपुर में स्थित अमरकंटक की श्रेणी से इसका उद्गम स्थल होता है तथा यह विंध्य एवं सतपुरा की भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में, सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और यह 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर प्रवाहित होती है। ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश तथा गुजरात की जीवन रेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को स्थानीय भाषा में रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब कर दी थी? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को तथा इस घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के किले में पढ़ा गया था। ये भी क्वेश्चन खूब पूछता है। 1857 ईस्वी का विद्रोह जब हुआ था तो उसके दमन के पश्चात 1858 ईस्वी का अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम को शाही स्वीकृति 2 अगस्त 1858 ईस्वी को मिली तथा इसे लागू 1 नवंबर 1858 ईस्वी को किया गया था। इस अधिनियम के तहत एक राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया और यह राज्य सचिव जो होगा ब्रिटिश क्राउन के अधीन हुआ प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा तथा लॉर्ड कैनिंग को वायसराय की उपाधि दी गई थी। इस आधार पर लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण वायु से होकर एक द्रव्य से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो उस द्रव्य का अपवर्तनांक कितना होगा? जरा ध्यान दीजिएगा, खूब इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें होता क्या है कि पहले एक फिगर से समझते हैं इसको। आपतन कोण समझते हैं। आपतन कोण, अब चूंकि आपतन कोण का मान दिया हुआ है, अब 15 डिग्री से तो देखेंगे जब आपतित किरण जब मध्य बिंदु से होकर टकराती है तो उसके और मध्य बिंदु के बीच जो कोण बनाती है उसे ही आपतन कोण कहा जाता है, जिसका मान कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। क्लियर। और इधर ऊपर वाला जो माध्यम है वो ध्यान रखेंगे, वायु माध्यम से प्रकाश आ रही है और द्रव्य वाला माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो जैसे ही द्रव्य वाला माध्यम में प्रवेश करती है तो यह 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। इसको जाना चाहिए कहां? इधर जाना चाहिए, सामने की ओर जाना चाहिए, तब 7 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। देखिए अब ये जो है पूरा 60, यहां से यहां 7 डिग्री, यहां इधर 15 डिग्री से अंदर विचलित हो गई। क्लियर। प्रकाश जो है वो विचलित हो गई द्रव्य माध्यम से आते आते, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
तो 45 डिग्री बच गया। क्लियर, यहाँ 45 डिग्री का मान बच गया। अब देखेंगे आपतन कोण का मान आ गया कितना, 60 डिग्री पहले से दिया हुआ होगा था। क्लियर, पहले से दिया हुआ था। क्लियर, अपवर्तन कोण का मान अब निकालना है, क्योंकि कोण आई बराबर तो हमें दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, इसे आपतन कोण कहेंगे। क्लियर, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब कोण आर का मान हमें निकालना है, तो 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री से मुड़ गया है ये, तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे अपवर्तित। अपवर्तित, अपतन के पश्चात क्या हो जाता है, अपवर्तित कोण कितना हो गया, अपवर्तित कोण बराबर 45 डिग्री। क्लियर, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक निकाल लेंगे, म्यू से सूचित किया जाता है इसे, बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। साइन आई का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो इधर लिख देंगे साइन 60, और साइन आर का मान कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री आ गया, तो साइन 45 डिग्री। अब आप जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। क्लियर, और साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2। इसी को लिखेंगे तो √3/2 गुने √2 बट्टा तो नीचे वाला बट्टा ऊपर जाके सटा, ऊपर चला गया। तो अब इसको विस्तारित रूप से लिखेंगे तो √3, अब बटे 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2, अब गुने इधर है √2/1, इससे कट गया, अर्थात √3/√2 आ गया अपवर्तनांक। अतः अपवर्तनांक यानी म्यू बराबर जो आपका आ गया वह आ गया √3/2। क्या कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्लियर, अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुत्र यानी ब्रेन चाइल्ड किसको कहा जाता है। तो भारत में मोबाइल चालित जो न्यायालय, चलित न्यायालय जो है, मोबाइल कोर्ट जो है, उसका देन किनके मन की उपज था, मानस पुत्र मतलब किसके मन की उपज था, किसके मन में विचार आया था, तो एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के मन का यह विचार था। 4 अगस्त 2007 को उनके विचार के आधार पर 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के, अब ध्यान देंगे, जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम, 2002 से जुलाई 2002 से लेकर जुलाई 2007 के बीच। क्लियर, अब इनके मन का उपज था। बाद में 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का उद्घाटन किया गया था, और इसका शुभारंभ जो किया था, इसका उद्घाटन जो किया था वो केजी तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन के द्वारा किया गया। क्लियर, चलित न्यायालय क्या होता है, तो इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था को लाभ पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र नटवर लाल भगवती, जिसे PN भगवती कहा जाता है, यह भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनका कार्यकाल जो था मुख्य न्यायाधीश के रूप में 12 जुलाई 1985 से लेकर 20 दिसंबर 1986 ईस्वी तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। इन्हीं के समय में जनहित याचिका यानी पील, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है, पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पशु जनगणना कब की गई थी, तो 1919 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी में पहली पशु जनगणना की गई थी भारत में। ध्यान देंगे, यह भारत में दिसंबर 1919 ईस्वी से लेकर अप्रैल 1920 ईस्वी के बीच पहली बार पशु जनगणना किया गया था। तब से प्रत्येक 5 साल पर यह आयोजित किया जाता है। पशुधन जनगणना का संचालन कृषि मंत्रालय, पशुपालन विभाग, डेयरी और मत्स्य पालन भारत सरकार और नई दिल्ली सरकार के द्वारा किया जाता है। अब तक 20 पशुधन जनगणना जो है वो किया जा चुका है, और 20वां पशुधन जनगणना के संचालन के लिए पहली बार टेबलेट का प्रयोग किया गया था 2019 में। 20वां जनगणना के अनुसार 2019 में कुल मवेशियों की संख्या 192.49 मिलियन है, जो पिछली जनगणना की तुलना में 0.8% की वृद्धि दर्शाता है। मादा मवेशी की बात किया जाए तो गायों की आबादी 145.12 मिलियन 20वीं पशुधन जनगणना के तहत बताया गया है, जो पिछली जनगणना के मुकाबले 18.18% वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा एक अंतर राज्य परिषद स्थापित किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा अंतर राज्य परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया जा सकता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। क्लियर, ध्यान रखेंगे।
इसको नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति का अनुच्छेद 263 के तहत और पहला अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 28 मई 1990 ईस्वी को सरकारिया आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसकी बैठक 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुई थी। ध्यान देंगे, इस परिषद का गठन नीतियों पर चर्चा करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, सामान्य हित के विषयों और राज्यों के बीच विवादों को निपटने के लिए किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के। प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक शामिल होते हैं। इस परिषद की बैठक साल में 3 बार कम से कम 10 सदस्य की उपस्थिति में आयोजित किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभा देवी जो थी वो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी और यह बिहार के पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। वही जयप्रकाश नारायण जिन्होंने नारा दिया था सन 1976 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का, पटना के गांधी मैदान से इन्होंने कहा था उस संपूर्ण क्रांति में जात पात छोड़ दो तिलक दहेज, जात पात तोड़ दो तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। यह नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आवाहन के दौरान 1976 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में। क्लियर। इनका जन्म वर्तमान बिहार, अब प्रभावती देवी ध्यान देंगे, प्रभावती देवी जो थी इनका जन्म वर्तमान बिहार के सिवान जिले के श्रीनगर क्षेत्र में प्रमुख वकील ब्रज किशोर प्रसाद और फूल देवी के घर में हुआ था प्रभावती देवी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र कहां स्थित है? तो वर्तमान तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में भारत डायनामिक्स लिमिटेड स्थित है और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम के रूप में काम करता है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। यह भारत का गोला बारूद एवं प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल बनाता है और इसकी स्थापना 1970 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक ग्रोथ कंट्रोल हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है? तो 2,4-D ऑप्शन में है, इंडोल एसिटिक एसिड है, NAA है, मौलिक हाइड्राजाइड है। तो इंडोल एसिटिक एसिड जिसे ऑक्सिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी खोज 1880 ईस्वी में डार्विन के द्वारा किया गया था। यही वह हार्मोन है जो पादप हार्मोन है और यह पादप की वृद्धि को नियंत्रित करता है और पौधे की शीर्ष भागों में पाया जाता है। यह फलों को गिरने से रोकता है, पत्ती को डिलगन होने से रोक देता है तथा इसके द्वारा यानी इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन के द्वारा अनिषेक फल यानी पार्थेनोक्रेटिव फ्रूट का निर्माण होता है। 2,4-D की बात करें तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है जो खरपतवारनाशी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। NAA की बात करें तो नेप्थेलीन एसिटिक एसिड इसका पूरा रूप होता है। यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। यह रोडेंटेसाइड अर्थात कृंतकनाशी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मौलिक हाइड्राजाइड की बात करें तो यह एक सिंथेटिक यौगिक होता है जो पौधे के वृद्धि को उत्तेजित करता है यानी पौधे की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आर्थिक सलाहकार का कार्यालय के द्वारा WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स को जारी किया जाता है। यह होलसेल इंडेक्स प्राइस है क्या, जरा समझिएगा। तो यह थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमत में औसत परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यह निगमों के बीच कारोबार में किए गए सामानों की कीमत पर विचार करता है, न कि उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामान पर। और यह लेन देन के पहले चरण में मुद्रा स्फीति को मापने का एक तरीका होता है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है वर्तमान समय में वो है 2011 से 12। क्लियर। यह जो है आर्थिक सलाहकार कार्यालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 113वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ध्यान देंगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया था शैक्षणिक क्षेत्र में और विभिन्न प्रकार के रोजगारों में 10% आरक्षण दिया गया था सामान्य वर्ग को। 103वां संवैधानिक संशोधन 2019 में हुआ था, जिसके तहत ध्यान दीजिएगा 102वां संवैधानिक संशोधन जो 2018 में हुआ था, इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 102वां संवैधानिक संशोधन 2018 के तहत। क्लियर। 101वां संवैधानिक संशोधन 2016 में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर GST को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 104वां संवैधानिक संशोधन 2020 में हुआ था।
इस अधिनियम के द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया। साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण सीटों को हटा दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के अतिरिक्त विशिष्ट लोगों की सुरक्षा में तैनात किस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने नई बटालियन को मंजूरी देने की मांग केंद्र सरकार से की थी? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की स्थापना जो हुई थी, जरा ध्यान दीजिएगा, पहले 27 जुलाई 1939 ईस्वी को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। बाद में इसे 28 दिसंबर 1949 ईस्वी को सीआरपीएफ के रूप में नाम परिवर्तित कर दिया गया। इसका वर्तमान मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यही सीआरपीएफ है जिन्होंने भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है और अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा में तैनात यही सीआरपीएफ जो है वो पुलिस फोर्स ने बटालियन को मंजूरी देने के एक नए बटालियन को मंजूरी देने की मांग की थी। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर सुजाय लाल थाउसेन है। इसके अलावा असम राइफल्स की बात करें तो इसकी स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय शिलांग में है। सीआईएसएफ की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चीन की समाचार एजेंसी है? ऑप्शन 4 है चाइना न्यूज, चाइना टाइम्स, न्यू चाइना न्यू एजेंसी, न्यू चाइना रिपोर्ट। तो न्यू चाइना न्यू एजेंसी जो है वो चाइना की चीन की समाचार एजेंसी है। अब बारी बारी से देख लेते हैं कुछ देश और उसके समाचार एजेंसियों के बारे में। चाइना के बारे में देखते हैं तो न्यू चाइना न्यू एजेंसीज, न्यू चाइना न्यूज सर्विसेज, न्यू चाइना न्यूज एजेंसीज भी और न्यू चाइना न्यूज सर्विसेज, ये भी चाइना की समाचार एजेंसी है। इसके अलावा सीधा हुआ न्यूज एजेंसी, चाइना न्यूज सर्विस, ये सभी चाइना की न्यूज एजेंसी है। इंडोनेशिया की न्यूज एजेंसी अंकारा के नाम से जानी जाती है। रूस की समाचार एजेंसी रीटा के नाम से जानी जाती है। एसोसिएटेड प्रेस, फॉक्स न्यूज सर्विस, इंटरनेशनल न्यूज सर्विसेज, ये सभी यूएसए की समाचार एजेंसियां हैं। पाकिस्तान के बारे में जरा देख लेते हैं तो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान जो है ये भी समाचार एजेंसी पाकिस्तान की है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी और राउटर, ये दोनों जो है वो ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। भारत की भी बात कर लेते हैं तो हिंदुस्तान समाचार, इंडियन न्यूज एजेंसी INS जिसे कहा जाता है, समाचार भारती, इंडियन न्यूज एंड फीचर्स, PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सभी भारत की समाचार एजेंसी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन को बढ़ावा मिला था। ध्यान दीजिएगा, नारी आंदोलन का नेतृत्व महिलाओं की तरफ से सावित्रीबाई फुले इनकी पत्नी के द्वारा किया गया था। भारत में नारीवाद के इतिहास को 3 चरण में देखा जाता है। पहला चरण 1880 से 1915 ईस्वी तक, दूसरा चरण जो चला 1915 से लेकर 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं होगा, और इसके बीच में दूसरा चरण के बीच में महिलाओं के लिए कई आयोग, कई संगठन बना सुधार के लिए। भारतीय महिला संघ उसी में से एक है 1917 ईस्वी में, दूसरा है शारदा एक्ट 1929 ईस्वी में बना। ऐसे कानून को बनाकर सुधार किए गए महिला के लिए। क्लियर? तीसरा चरण महिला नारी आंदोलन के लिए रहा, वो 1947 ईस्वी से वर्तमान समय तक अभी भी चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, नारी मुक्ति आंदोलन के बारे में अगर आपसे पूछा, नारी मुक्ति आंदोलन की नींव सर्वप्रथम किसने रखी? तो पंडित रमाबाई ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालूखंड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बालूखंड जो है वो ओडिशा राज्य में स्थित है, जो समुद्र तट पर स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर के नजदीक समुद्र तट का जो एरिया है वहां पर ये बालूखंड वन्यजीव अभयारण्य है और इसमें चित्तीदार हिरन बहुतायत में पाए जाते हैं, या मान सकते हैं चित्तीदार हिरन का यह घर है। बालूखंड वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन जो है, इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने 5 सर्व महिला शाखाएं शुरू की है? तो पीरामल फाइनेंस के द्वारा 5 सर्व महिला शाखाएं खोली गई है और इसे मैत्रेयी के नाम से जाना जाता है। इस 5 सर्व महिला शाखा जो खोली गई है पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा, यह मैत्रेयी के नाम से खोली गई है और यह 5 शाखाएं जो है वो अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहरों में है। तो जरा ध्यान देंगे, 5 शाखाओं के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसलिए भी आइए ध्यान रखेंगे। अजमेर रोड राजस्थान में पहला शाखा, दूसरा है छतरपुर नई दिल्ली में, तीसरा है मोहाली पंजाब में, चौथा मुंबई महाराष्ट्र में और 5वां त्रिपुनिथुरा केरल में है। क्लियर? तो राजस्थान, नई दिल्ली, पंजाब
महाराष्ट्र और केरल राज्य में 5 शाखाएं खोली गई है मैत्रेयी की, जो पिरामिड कैपिटल और हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा खोली गई है। मैत्रेयी नाम की ये शाखाएं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को समान कार्यबल अवसर प्रदान करने के कंपनी के प्रयासों का एक हिस्सा रहेगी। पिरामिड फाइनेंस के प्रबंधक निदेशक जयराम श्रीधरन ने कहा है कि इन शाखाओं के माध्यम से पिरामिड फाइनेंस का लक्ष्य उपभोक्ता वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सरल, कुशल और प्रभावशाली ऋण समाधान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का विचार सर्वप्रथम किसका था? तो जॉन एफ एंडर्स ने खसरा यानी मीजल्स जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, इसको रोकने के लिए टीका लगाने का विचार 1963 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। खसरा यानी विषाणु के द्वारा होने वाला एक प्रकार का रोग होता है जो मोरबीली वायरस के कारण हो जाता है। इस रोग में शरीर के ऊपर छोटे छोटे पानी युक्त दाने आ जाते हैं जिसे कॉप्लिक्स स्पॉट्स, जो छोटे छोटे दाने स्किन पर आ जाते हैं उसे कॉप्लिक्स स्पॉट्स के नाम से जाना जाता है। एक बार जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी और कवक से बनाया था। रुडयार्ड किपलिंग की बात करें तो ये जंगल बुक नामक पुस्तक के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। जब लोलक की लंबाई में वृद्धि होगी तो टाइम क्या हो जाएगा? आवर्त काल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लंबाई में वृद्धि होगी तो आवर्त काल बढ़ जाएगा, वृद्धि होगी तो बढ़ेगा, क्योंकि 2 पाई लोलक आवर्त काल t बराबर 2 पाई अंडर रूट होता है। तो t का मान बढ़ेगा जब l का मान बढ़ेगा, और जब l का मान घटेगा तो t का मान भी घटेगा, यानी t और l के बीच समानुपाती का संबंध है। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखेंगे ये लंबाई और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर काम करता है। लोलक का आवर्तकाल 2 बातों पर निर्भर करता है, एक लंबाई और दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ध्यान रखेंगे टी और एल लंबाई और टाइम के बीच समानुपाती का संबंध लोलक में होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और टाइम के बीच व्युत्क्रम कर्मानुपाती का संबंध होगा। जब टाइम बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान घटेगा, अब जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। क्लियर है? समझ गए? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस लोलक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो भूकंप मापी यानी कि भूकंप की ताकत को मापने के लिए एक उपकरण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 4 डिग्री या 5 डिग्री कोणीय विस्थापन का मान होने पर सरल लोलक का आवर्तकाल आयाम पर निर्भर नहीं करता है। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता है। कहा जाता है ना कि जब झूला झूल रहा है एक लड़की है और उस झूले पर कोई अगर दूसरे द्रव्यमान या दूसरे कितने भी भार का कोई वो वजन रख दिया जाए या वो कोई लड़का लड़की आ जाए, तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा? उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव, द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जल तरंग उत्पन्न होता है पृथ्वी का हुआ भाग जहां जल मौजूद होता है। इसे ही ज्वार भाटा कहा जाता है। तो ज्वार जो होता है, जो जल तरंग ऊपर उठता है उसको ज्वार कहा जाता है, जब जल तरंग नीचे जाता है तो उसे भाटा कहा जाता है। क्लियर? इसे ही ईब और टाइड कहा जाता है। टाइड यानी ज्वार। अब जरा देखिएगा, उच्च ज्वार कब उत्पन्न होगा? यह स्थिति तब उत्पन्न होती है, उच्च ज्वार तब उत्पन्न होती है जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक समकोणित अवस्था में होती है। यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे मून और यहाँ पे पृथ्वी यानी कि हमारा अर्थ मौजूद है। अगर समकोणित ये एक ही रेखा में है, 180 डिग्री पर है, तो ऐसे स्थिति में सामान्य की तुलना में 15 से 20% उच्च ज्वार उत्पन्न होता है और यह घटना पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दिखाई देता है। क्लियर? लेकिन अगर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों समकोणित है, सन, अर्थ और मून अगर समकोणित अवस्था में है, इसका मतलब है निम्न ज्वार उत्पन्न होगा। उस समय सामान्य की तुलना में 15 से 20% निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। क्लियर? और यह घटना कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, स्वराज की मांग रखी थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्लियर? बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य की उपाधि इनको दिया गया था। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को ब्रिटिश भारत में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के गांव चिखली में हुआ था। लोकमान्य तिलक ने इंग्लिश में मराठा और मराठी में केसरी नाम के 2 दैनिक समाचार पत्र की शुरुआत किए थे। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक की उपाधि भी दिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सदस्य इसमें से नहीं है?
ऑप्शन है गेबोन, रूस, वेनेजुएला और कांगो गणराज्य। तो रसिया जो है वो ओपेक का सदस्य देश नहीं है। ओपेक है क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम का निर्यात करने वाला देशों का समूह। 13 देशों का वर्तमान समय में समूह है। 2018 में जब कतर इससे बाहर हो गया तब, पहले 14 था, अब 13 रह गया जब कतर बाहर हो गया 2018 में तब। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, इसके सदस्य देश में सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया तथा वेनेजुएला, गेबोन, गिनी और कांगो बेसिन है। इसकी स्थापना जो हुई थी, ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी सितंबर में हुई थी बगदाद में। इसका मुख्यालय वर्तमान समय में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के जलने से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन को जलाइए, H2 को जब हम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो ऐसे स्थिति में यह H2O बनता है, यानी कि जल का निर्माण होता है जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं। तो क्लियर? हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? हेनरिक केवेंडिश के द्वारा किया गया था, लेकिन हाइड्रोजन नाम से नहीं किया गया, ज्वलनशील वायु के नाम से किया गया था। उस समय हाइड्रोजन नामकरण ही नहीं किया गया था। 1766 ईस्वी में हेनरिक केवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज ज्वलनशील वायु के नाम से किया था। इसका नामकरण 1883 ईस्वी में हाइड्रोजन लेवोजियर, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, इनके द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्रिटियम, जबकि हाइड्रोजन का सबसे अस्थायी समस्थानिक पूछता है तो ट्रिटियम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। 4 है, कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी, कंट्रोल प्लस ई प्लस एस। ध्यान रखेंगे, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी का इस्तेमाल करके हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हैं। क्लियर? तो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी जो होता है वो CRTL प्लस अल्ट प्लस भी होता है। अब ध्यान देंगे, कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस्तेमाल किया जाने वाला शॉर्टकट की, जैसे में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाएंगे तो टेक्स्ट के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ दबाते हैं तो टेक्स्ट के प्रकार में परिवर्तन हो जाएगा। अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दबा देते हैं तो टेक्स्ट के आकार में परिवर्तन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं तो टेक्स्ट को कॉपी कर लिया जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड दबा देते हैं तो पूर्व में दिए गए आदेश को रद्द किया जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स दबा देते हैं शॉर्टकट की तो चयनित टेक्स्ट को काटकर कॉपी कर लिया जाएगा। कंट्रोल प्लस F2 अगर दबा देते हैं शॉर्टकट की का तो प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट का निर्माण हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में करेवा नाम से जाना जाने वाला हिमानी के छोटे निक्षेप या हिमोल किस घाटी में पाए जाते हैं? वो झेलम घाटी में पाए जाते हैं, जो कश्मीर घाटी का हिस्सा है। झेलम नदी घाटी के आसपास करेवा झील जो है वो निक्षेप झेलम की घाटी या कश्मीर की घाटी में पाई जाती है, जिसका अर्थ झील का जमाव होता है। करेवा का अर्थ क्या होता है? झील का जमाव होना। और इसके जमाव के फलस्वरूप चपटी चोटी एवं चपटी चोटी वाले टीले का निर्माण होता है। इसका निर्माण प्लेइस्टोसीन काल के दौरान कश्मीर की पूरी घाटी के पानी के नीचे हुई थी। झेलम घाटी जो कश्मीर घाटी का एक हिस्सा है, ये 140 किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर चौड़ा अतः पर्वत घाटी अंडाकार आकार का नदी बेसिन है। करेवा की बात करें तो झेलम और इसके सहायक नदियों के मैदान के ऊपर पठारों या पठार जैसी छतों का एक क्रम मौजूद है। इसे ही कहा जाता है स्थानीय भाषा में करेवा, या इसे ही बुद्ध भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोनों नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलदेव सहाय। ध्यान देंगे, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र कब दिया था? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था अर्धरात्रि में 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, इसमें बड़े बड़े कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। ध्यान देंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बंबई अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी, इसमें प्रस्ताव को पारित किया गया था तथा इसे स्वीकार किया गया 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन जो होता है वो कहां से मिलता है? तो एस्पिरिन जो होता है वो एक पेड़ की छाल से मिलता है। एस्पिरिन जो होता है वो एक पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। ध्यान देंगे, एस्पिरिन सैलिसिलिक एसिड से प्राप्त एक एसिटाइल यौगिक होता है, तो इसलिए एस्पिरिन को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सफेद क्रिस्टल जैसा हल्का अम्लीय पदार्थ होता है और पेड़ के लैक्टेस से यह प्राप्त किया जाता है। एस्पिरिन के रासायनिक सूत्र की बात करें तो C9H8O4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिस्टी योजना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिस्टी योजना के तहत मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए किस राज्य सरकार ने निजी उद्योग के साथ 6 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गुजरात राज्य सरकार ने। मिस्टी योजना के तहत मैंग्रोव वृक्षारोपण किया जाएगा और मैंग्रोव वन का निर्माण किया जाएगा। ये गुजरात सरकार ने 6 निजी उद्योग के 6 समझौते के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ध्यान दीजिएगा, गुजरात सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में द्वारका में मिस्टी योजना के तहत मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए निजी उद्योग के साथ 6 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत गुजरात में तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में मैंग्रोव लगाए जाएंगे। मिस्टी योजना जो है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्री तट के किनारे और नमक वाली जमीन पर मैंग्रोव वृक्षारोपण करना या इसका लक्ष्य मैंग्रोव वनों को संरक्षित करना है। मिस्टी को CAMPA कैंपा फंड मैनेजर्स को अन्य स्रोतों को एकत्रित करने और कार्यान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों को एक नेटवर्क जो कि एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान पर सीमित होता है उसे लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे लैन कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वैन क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत बड़े भाग पर नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराना वैन कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। WLAN क्या होता है? तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसमें वायर लगाने की जरूरत नहीं होती और नेटवर्क सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। शैन का पूरा रूप होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। WPAN का पूरा रूप होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, जबकि पैन का पूरा रूप होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर में। जबकि पैन, अगर आपसे पूछेगा पैन का इस्तेमाल जो किया जाता है बैंकों में, उसका पूरा रूप क्या होता है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोमिक्सिस क्या होता है? तो अपोमिक्सिस जो होता है वो बगैर लिंगी जनन के भ्रूण का निर्माण हो जाना ही अपोमिक्सिस कहलाता है। बगैर लिंगी जनन हुए भ्रूण का निर्माण अर्थात बिना निषेचन, जिसे पार्थेनोक्रेप, अनिषेचित अंडा जिसे कहा जाता है, पार्थेनोक्रेपी फ्रूट। इसमें युग्मक के बिना संलयन की नई संतति का निर्माण हो जाता है। इसमें नर तथा मादा युग्मक भाग नहीं लेते। और इस अपोमिक्सिस का महत्व क्या होता है? तो संकर बीज का उत्पादन करना, यानी संकर उन्नत श्रेणी के बीज का उत्पादन करने में, उन्नत किस्म की खेती करने में और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश में 7 रंग होते हैं और इस 7 रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है? तो उसे प्रिज्म से होकर गुजरती थी। प्रिज्म से होकर प्रकाश जब गुजरता है, सफेद प्रकाश जब गुजरता है, यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे वर्ण क्रम कहा जाता है। प्रकाश के ये प्राप्त रंगों के समूह को एक समूह के रूप में, एक ग्रुप के रूप में वर्ण क्रम यानी स्पेक्ट्रम कहते हैं, तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो प्रक्रिया होती है उसे वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। क्लियर? प्रिज्म द्वारा विभिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का विचलन अलग अलग होता है। जैसे कि अगर लाल रंग है तो सबसे ज्यादा ऊपर में लाल रंग होता है, जिसे विव वियोर के रूप में हम लोग जानते हैं। विव वियोर के रूप में हम लोग जानते हैं, तो लाल रंग सबसे ऊपर में तरंगदैर्घ्य इसका सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण से इसका विचलन सबसे कम होता है। जबकि बैंगनी रंग का सबसे नीचे में होता है, तरंगदैर्घ्य इसका सबसे कम होता है और इसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ एक स्थान को दूसरे स्थान से मिलान करना है। कहने का मतलब एक तरफ स्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिया हुआ है। तो बारडोली एक तरफ दिया हुआ है। बारडोली कहाँ स्थित है? तो बारडोली जो है वो गुजरात में है। बारडोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। वो पटेल की अगुवाई में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में हुआ था। और बारडोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था 1928 ईस्वी में। क्लियर? कर को टैक्स को अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर 22% तक बढ़ा दिया गया था। इसी के विरोध में बारडोली सत्याग्रह शुरू किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्लियर? चौरी चौरा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा है, गोरखपुर में। चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था कब? 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। 22 जो एक पुलिस चौकी था चौरी चौरा में, तो उसमें 22 पुलिस सिपाही मौजूद थे, उसको आंदोलनकारियों के द्वारा जला दिया गया था। यरवदा जेल कहाँ स्थित है या यरवदा स्थान कहाँ स्थित है? तो यरवदा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। और नोआखली कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। वर्तमान समय में यह बांग्लादेश का हिस्सा है। तो आपका सही मिलान करता है 2, 4, 1, 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल दिशा के कार्यक्रम को खोलने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के हिस्से के रूप में नीति आयोग द्वारा हस्ताक्षरित स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट किसके साथ काम कर रहा है? तो एडोब के साथ यह काम कर रहा है। क्लियर? 27 मार्च 2018 के आशय है नीति आयोग का और 27 मार्च 2018 से यह काम कर रहा है एडोब के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन इसमें से है? ऑप्शन में है पशुपालन, स्वास्थ्य प्रबंधन,
सहकारी कृषि और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन जो है, ध्यान दीजिएगा, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन जो है वो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में एक उप मिशन के तौर पर कार्य कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सतत कृषि के लिए उप मिशन के रूप में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को शामिल किया जाता है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है वह है NMSA यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके कार्यक्रम कौन कौन से हैं जरा ध्यान दीजिएगा। यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के काम जो है वो, इसके कार्यक्रम वर्षा सिंचित क्षेत्रों का विकास करना, ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट करना, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन करना, भौगोलिक सूचना प्रणाली विकसित करना, जलवायु परिवर्तन और सतत कृषि मॉनिटरिंग करना तथा मॉडलिंग और नेटवर्किंग को संभालना। यही सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन NMSA के अन्य कार्यक्रम है। क्लियर। तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एक उप मिशन है, इसका NMSA का। क्लियर। सतत कृषि का, सतत कृषि का मेन कार्यक्रम NMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और इसके अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं उसमें आता है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल युवा कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है? तो कुशल युवा कार्यक्रम जो है वो बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया है। 2 अक्टूबर 2016 से यह योजना शुरू है। इस योजना की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना में एक आर्थिक हल युवाओं का बल, इसी के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षित, कौशल और नियोजित युवाओं के मामले में राज्य को बेहतर बनाना। यह योजना राज्य के मूल निवासियों को 15 से 25 वर्ष की आयु जिनकी है और 10वीं पास कर चुके हैं, 12वीं पास बेरोजगार युवा है, उनको भाषा और संवाद कौशल के मामले में बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान और व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कमरे को ठंडा कब किया जाता है? जो संपीड़ित गैस का छिड़काव कर दिया जाता है कमरे में तो कमरा ठंडा हो जाता है, और इसी संपीड़ित गैस का इस्तेमाल किया जाता है एयर कूलर में, जिसके कारण से ठंडा रहता है कमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना तथा अमेरिकी नौसेना के बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास साइलवेक्स का 7वां संस्करण 26 जून से लेकर 6 जुलाई 2023 तक इस स्थान पर आयोजित किया गया। तो कोचीन में इसका आयोजन किया गया है। क्लियर। और इसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे, यह जो युद्धाभ्यास है अमेरिका और भारत के बीच में 2005 से ही किया जा रहा है। क्लियर। इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं की भागीदारी देखी गई, जिसमें से विशेषज्ञ गोताखोरी और EOD टीमों के अलावा जहाज INS निरीक्षक और USNS सालमोर को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU की गति को किसमें मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है, और सबसे न्यूनतम इकाई इसकी जो होती है वो मेगा हर्ट्ज होती है। अब तो इसको मेगा हर्ट्ज से गीगा हर्ट्ज में भी CPU की गति को मापा जाने लगा है। क्लियर। हॉर्स पावर की बात करें तो इसका मात्रक जो होता है वो शक्ति का मात्रक हॉर्स पावर होता है, और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। प्रतिदीप्ति की इकाई लक्स होती है, और बीट रेट जो ऑप्शन में बीट प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर ए में है, तो बीट रेट प्रति सेकंड जो है वो बीट की संख्या है जो एक नेटवर्क को प्रसारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल वस्तु जिसके उपभोग की आय में वृद्धि के साथ मांग कम हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अधीनस्थ वस्तु। क्लियर। अधीनस्थ वस्तु। अब अधीनस्थ वस्तु क्या है? तो अधीनस्थ वस्तु की विशेषता है कि उपभोक्ताओं की आय में जब वृद्धि होगी तो ऐसे वस्तु की मांग में गिरावट आ जाती है। इसे ही अधीनस्थ वस्तु कहा जाता है। जैसे मोटे अनाज, कम गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ। मोटे अनाज या कम गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगा तो इसके मांग में गिरावट आ जाती है। ऐसे वस्तु को नहीं खरीदा जाता है, इसे ही अधीनस्थ वस्तु कहा जाता है। क्लियर। निम्न स्तरीय वस्तु किसको कहेंगे? तो एक निम्न स्तरीय वस्तु जो होता है वो कम आय गैर लग्जरी उत्पाद होता है। इसके लिए मूल्य में वृद्धि और इसके विपरीत मांग बढ़ जाती है। कहने का मतलब होता है जब आय में वृद्धि हो जाती है, जब आय में वृद्धि होगी तो ऐसे वस्तुओं की मांग भी वृद्धि हो जाती है। क्लियर। रोटी की कीमत बढ़ रही है क्योंकि लोगों के पास मांस खरीदने के लिए आय का अभाव। क्लियर। नेक्स्ट है समपूरक वस्तु। समपूरक वस्तु किसको कहेंगे? तो समपूरक वस्तु का मतलब साथ साथ चलने वाला वस्तु। हम थोड़े बिना रहने नहीं करेंगे, जब भी चलेंगे, जब एक साथ चलेंगे, जहां चलेंगे एक साथ चलेंगे, एक दूसरे के बिना कभी भी लाइफ संभव नहीं है, उसे समपूरक वस्तु कहेंगे। एक दूसरे के बिना जीना ही असंभव। चाय और चीनी, क्या चीनी नहीं रहेगा चाय बन जाएगा? चाय नहीं रहेगा चीनी बन जाएगा ना। जूते और मोजे, आजकल तो बिना मोजे का भी जूते आना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी जूते और मोजे, कलम और स्याही, बिना स्याही के कलम नहीं चल सकता है।
तो समपूरक वस्तु, ऐसे वस्तु में जब किसी एक वस्तु के मांग में, एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरे के मांग में कमी आ जाती है। क्लियर? जैसे पेट्रोल और कार, पेट्रोल के कीमत महंगा होगा तो कार के मांग में कमी आ जाती है, इसे समपूरक वस्तु होता है। अतः पेट्रोल और कार समपूरक वस्तु होता है और इन वस्तुओं के बीच व्युत्क्रमानुपाती, मांग और कीमत के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। क्लियर? अस्थापन्य वस्तु का मतलब उसके स्थान पर वो यूज कर लेंगे, तू नहीं तो कोई और सही। अस्थापन्य वस्तु, वस्तु जो एक दूसरे के लिए विकल्प है, जैसे चाय और कॉफी, चाय नहीं पियेंगे कॉफी पी लेंगे। अगर चाय के दाम में वृद्धि हो गई तो कोई बात नहीं, कॉफी का दाम अभी भी वही बना हुआ है, कॉफी पी लेंगे उसके स्थान पर। पेन का दाम बढ़ गया तो पेंसिल का यूज कर लेंगे। तो अस्थापन्य वस्तु, ऐसे वस्तु में किसी एक वस्तु का जब कीमत बढ़ जाता है तो दूसरे के मांग में वृद्धि हो जाती है, यानी कि अस्थापन्य वस्तु में कीमत और मांग के बीच समानुपाती का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1999 ईस्वी में नई मुद्रा यूरो को अपनाया गया था 1 जनवरी के दिन। क्लियर? यूरो नामाधिकारिक तौर पर 16 दिसंबर 1995 ईस्वी को मैड्रिड में अपनाया गया था। इसे 1 जनवरी 2002 को वैश्विक रूप से कैश के रूप में यूज किया जाने लगा। ध्यान देंगे, यूरो मुद्रा अपनाने वाले देशों में सबसे नवीनतम सदस्य जो है वो है लिथुआनिया। क्लियर? फ्रेंड्स, आज की सेवा को देते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में। आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार करते हैं, तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।